पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर रही हैं और एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर घूमते गौवंश की एक तस्वीर को शेयर कर सरकार पर तंज कसा है। साथ ही सरकार से सवाल पूछा है कि क्या कमाई के लिए बीजेपी सरकार इनसे भी टोल वसूल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सियासत हमेशा चरम पर रहती है, तो वहीं अखिलेश यादव भी बीजेपी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आवारा गोवंश को घूमते देखा गया तो अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर उनकी तस्वीर शेयर कर योगी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हाल है। अगर अनाथ पशुओं से बचकर धीरे धीरे ही चलना है तो एक्सप्रेसवे का क्या मतलब है। भाजपा सरकार की अपनी कमाई के लिए इन चौपायों से भी टोल टैक्स वसूल रही है। गति तब तक ही अच्छी और सुरक्षित है जब तक कोई बाधा या दुर्घटना की वजह न हो। इससे पहले भी बुधवार को आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा था कि जब बीजेपी की सरकार बनी है दुरुपयोग हो रहा है। जो भी बीजेपी के खिलाफ है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। साथ ही कहा था कि प्रदेश का भूसा दूसरे प्रदेशों को बेचा जा रहा है, जिससे पशुओं के लिए भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसके अलावा बुलडोजर चलाने को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसते हुए बोले कि सबसे ज्यादा गैर कानूनी घर बीजेपी नेताओं के बने हैं। बीजेपी अपने घरों पर कब बुलडोजर चलाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की एक चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद आवारा पशुओं के संकट को भी दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने यूपी में डेयरी सेक्टर को विस्तार देने के लिए पशुपालन को बढ़ावा देने की भी बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि ऐसा इंतजाम किया जाएगा जिससे गोबर से भी पशुपालकों की कमाई हो। लेकिन आज खुलेआम सड़कों पर पशु घूम रहे हैं और योगी सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। यूपी की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। करीब 2.5 साल से सीतापुर की जेल में बंद आजम खान को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ी बात कह दी है। आजम का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार आजम के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रही है। खबरें तो ये भी हैं कि बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आजम से मुलाकात करने वाले हैं। तो क्या बदलेगी यूपी की राजनीतिक तस्वीर, देखते हैं ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान पिछले 2.5 साल से सीतापुर की जेल में बंद हैं। आजम खान पर 88 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी जैसे मामले शामिल थे। इन सभी मामलों में आजम को जमानत मिल चुकी है, लेकिन जैसे ही उन्हें आखिरी मामले में जमानत मिली तो आजम पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसे योगी सरकार की साजिश करार दिया जा रहा है। बीएसपी चीफ मायावती अब आजम खान के समर्थन में सामने आई हैं। मायावती ने ट्वीट करके योगी सरकार को घेरा और कहा कि आजम के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद आजम खान को करीब 2.25 वर्षों से जेल में बंद रखने का मामला काफी चर्चाओं में है, जो लोगों की नजर में न्याय का गला घोटना नहीं तो और क्या है। दरअसल मायावती ने गुरुवार 12 मई को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। इन ट्वीट में मायावती ने योगी सरकार से लेकर सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ये पहली बार है जब मायावती ने सपा विधायक आजम खान को लेकर खुलकर बयान दिया और कहा कि एक धर्म और जाति विशेष के लोगों पर विरोध के रूप में योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। इससे मायावती का साफ संदेश है कि जिस तरीके का राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश में है, उसमें मुसलमान वोट बैंक अगर बीएसपी के साथ आता है तो लोकसभा चुनाव में बीएसपी को फायदा मिल सकता है। 2022 के चुनाव में मुसलमानों ने बीएसपी से नाराजगी के चलते दूरी बना ली थी। नतीजे आने के बाद ये बात साफ हो गई थी। ऐसे में आजम खान को लेकर मायावती का दिया गया बयान मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव नतीजों के बाद आजम से कोई मुलाकात नहीं की। इससे ये माना जा रहा है कि आजम का खेमा सपा से नाराज है और मायावती अब इस नाराजगी का फायदा उठाना चाहती हैं। खबरों की माने तो बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जल्द आजम से भी मुलाकात करने वाले हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। खाने पीने की चीजों से लेकर आम जरूरत की सभी चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रसोई गैस का सिलेंडर अधिकांश राज्यों में 1000 के ऊपर चला गया है, तो पेट्रोल 100 रुपए लीटर से ज्यादा की कीमत पर बिक रहा है। महंगाई से परेशान लोगों का सब्र अब जवाब देने लगा है, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ घेराव किया है। दिनों दिन बढ़ती महंगाई को लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने आज भोपाल में प्रदर्शन किया।
कांग्रेस के इस प्रदर्शन को युवा शंखनाद का नाम दिया गया है। कांग्रेस नेता व्यापम चौराहे से सीएम हाउस की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी सहित कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी, अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा समेत कई बड़े नेता जुटे हैं। कांग्रेस नेता अजय सिंह ने कहा कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी युवाओं को ज्यादा मौका देगी। वहीं अरुण यादव ने कहा कि मैं युवा हूं और कमलनाथ भी युवा हैं। हम उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। इसके अलावा कमलनाथ ने कहा कि सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, व्यापम ही चुनौती नहीं है, हमारी संस्कृति को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 3 चीजें बची हैं: पुलिस, पैसा और प्रशासन। याद रखिए, हम न पैसे, न पुलिस और न प्रशासन से दबेंगे। बता दें कि युवा शंखनाद में शामिल होने के पहले कमलनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि युवा मध्य प्रदेश को बचाने की इस लड़ाई को मजबूत बनाएं। इसके अलावा पुणे में भी बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेकर मोदी सरकार ने दावा किया था कि दहशतगर्द नस्त नाबूद होंगे, युवाओं के कदम तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है, जहां युवाओं का भविष्य उज्जवल नहीं बल्कि गर्त में जा रहा है। ज्यादातर लोग नापाक हरकतों को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं, जिससे मोदी सरकार के दावे की पोल खुल गई है। धरती की जन्नत कही जाने वाली घाटी सालों से दहशतगर्दों की नापाक हरकतों से दहलती आ रही है। इंसानियत के दुश्मन अपने गलत इरादों को अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर की शांति को भंग कर रहे हैं, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है वो दावा कर रही है कि हमने अपनी नीतियों से घाटी की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। युवाओं के हाथों में हथियारों की जगह कलम पकड़ाई है, लेकिन सरकार जो दावा कर रही है वो हकीकत से कोसों दूर है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जम्मू कश्मीर में आतंकी समूह में भर्ती होने वाले स्थानीय युवाओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने कहा है कि प्रदेश में सक्रिय कुल दहशतगर्दों में 60% स्थानीय युवा शामिल हैं। इस समय केंद्र शासित प्रदेश में करीब 150 से 163 गुट सक्रिय हैं, जिसमें 85 विदेशी बताए जा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर पड़ोसी मुल्क के हैं। इनकी संख्या पिछले 2 सालों में तेजी से बढ़ी है। सीआरपीएफ सूत्रों ने कहा है कि स्थानीय युवाओं के दहशतगर्द संगठनों में शामिल होने की वजह देश के अंदर भेदभाव माना जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में 187, 2019 में 121, 2020 में 181, 2021 में 142 और 2022 में 28 स्थानीय युवा दहशतगर्दों के संगठनों का हिस्सा बने। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने जम्मू कश्मीर में अभियान चलाने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 60 से ज्यादा बटालियन को तैनात किया है। बावजूद इसके युवा तरक्की की राह पर जाने की बजाय अंधकार की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। यह आंकड़े मोदी सरकार की नाकाम नीतियों के गवाह हैं। अब सवाल उठता है कि अनुच्छेद 370 हटने का क्या फायदा निकला है। बुलडोजर की सियासत तेजी से परवान चढ़ रही है। शाहीन बाग के बाद दिल्ली के मदनपुर खादर में आज बुलडोजर ने कई घरों को अपना निशाना बनाया है। इस बार भी एक खास समुदाय के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ओखला के मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण के नाम पर एक 3 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया। स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद बुलडोजर नहीं रुका। ऐसा ही विरोध शाहीन बाग में भी देखने को मिला था। मदनपुर खादर में बुलडोजर की सियासत तेजी से परवान चढ़ रही है। बुलडोजर कार्रवाई शाहीन बाग के बाद दिल्ली के मदनपुर खादर में 3 मंजिला बुलडोजर ने कई घरों को अपना निशाना बनाया है। इस बार भी एक खास समुदाय के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। उस वक्त ओखला के मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण के नाम पर एक 3 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया। पत्थरबाजी स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद और बुलडोजर विधायक ऐसा ही विरोध शाहीन बाग में भी देखने को मिला था और बाद मदनपुर खादर का ऐलान कर दिया। रोहिणी के दौरान इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की गई। पुलिस को मदनपुर खादर में खबरों के मुताबिक 200 से 300 लोग गलियों से और छतों से पथराव कर रहे थे। मदनपुर खादर इलाके में माहौल तनावपूर्ण है। दिल्ली के ओखला से उस वक्त तनाव बढ़ गया जब अमानतुल्लाह खान मदनपुर ढाए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने जेल जाने को भी तैयार हूं। पत्थरबाजी के बाद गरीब लोगों का घर फैल गया है और आप विधायक अमानतुल्लाह खान को अगर यहाँ पुलिस ने हिरासत में लिया तो मैं बाद में उनकी गिरफ्तारी का ऐलान कर दूंगा। दिल्ली में एमसीडी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में जहाँ भी अवैध कब्जा होगा उसे हटाया जाएगा।
लोगों के विरोध के बावजूद ये कार्रवाई नहीं रुकेगी। तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बुलडोजर की इस कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बताया है। अमानुल्लाह की सियासत तेजी से परवान चढ़ रही है। कहा शाहीन बाग के बाद दिल्ली के तैयार खादर में अगर इससे बुलडोजर ने कई घरों को अपना निशाना बनाया है। इस बार भी एक खास समुदाय के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली में एमसीडी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में जहां भी अवैध कब्जा होगा उसे हटाया जाएगा। लोगों के विरोध के स्थानीय लोगों की कार्रवाई नहीं रुकेगी। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बुलडोजर की इस कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बताया है। श्रीलंका में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पूरे देश में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं। महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर सेना के नेवल बेस में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं, तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे पर अड़ गए हैं। देश के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपने इस्तीफे की मांग को तो ठुकरा दिया, लेकिन संसद को शक्तिशाली बनाने की बात जरूर कही है। इसके साथ ही देश में नई सरकार का गठन भी हो गया है। तो किसे बनाया गया है श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री, देखिए ये रिपोर्ट। श्रीलंका में प्रदर्शनों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर सरकार के आदेश का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। इस बीच श्रीलंका की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। महंगाई चरम पर पहुंच गई है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना को तैनात कर दिया गया है। इस बीच श्रीलंका को नया प्रधानमंत्री भी मिल गया है। प्रदर्शनकारियों के दबाव में महिंदा राजपक्षे ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आज यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे को देश का नया पीएम बना दिया गया। रानिल विक्रमसिंघे 4 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2019 में रानिल ने अपनी ही पार्टी के दबाव के चलते पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 73 साल के रानिल ने वकालत की पढ़ाई की है। 70 के दशक में रानिल ने राजनीति में कदम रखा और पहली बार 1977 में सांसद चुने गए थे। 1993 में पहली बार पीएम बनने से पहले रानिल डिप्टी विदेश मंत्री, युवा और रोजगार मंत्री सहित कई और मंत्रालय संभाल चुके हैं। वो संसद में 2 बार विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कहा था कि इस हफ्ते में नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। वहीं राष्ट्रपति के इस ऐलान के कुछ घंटे बाद ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा कर दी गई। बता दें कि राष्ट्रपति गोटबाया और विक्रमसिंघे के बीच बुधवार शाम लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया। बता दें कि विक्रमसिंघे के ऊपर देश को आर्थिक मुश्किल से बाहर निकालने के साथ ही श्रीलंका में चल रहे प्रदर्शन को रोकने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। आज जनता की नजर उत्तर प्रदेश के 2 बड़े अदालती फैसलों पर टिकी रही, क्योंकि आज कोर्ट में 2 अहम मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें एक था दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल और दूसरा था मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद। इन 2 मामलों पर कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की उसे सुनकर सभी दंग रह गए। तो अदालत ने क्या दिया आदेश, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लंबे वक्त से देश में ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खोलने की याचिका और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद गूंज रहा है। ये 2 मसले लगातार सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। वहीं आज इस मामले पर उत्तर प्रदेश की 2 अदालतों ने तल्ख टिप्पणी करने के साथ साथ बड़ा आदेश दिया। दरअसल आज सबसे पहले मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने मथुरा की अदालत को मूल वाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को 4 महीने के अंदर निपटाने के निर्देश दिए। दरअसल मथुरा की एक अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने जल्द निपटारे का आदेश दिया। वहीं मथुरा के साथ साथ ताजमहल विवाद को लेकर भी आज सुनवाई हुई। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जनहित याचिका व्यवस्था का दुरुपयोग न करें। कल आप आएंगे और कहेंगे कि हमें माननीय जज के चैम्बर में जाने की अनुमति चाहिए। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप मानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया है। क्या हम यहाँ कोई फैसला सुनाने आए हैं, जैसे कि इसे किसने बनवाया या ताजमहल की उम्र क्या है? इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको जिस टॉपिक के बारे में पता नहीं है उस पर रिसर्च कीजिए, जाइए एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए। अगर आपको कोई संस्थान रिसर्च नहीं करने देता है तो हमारे पास आइए। इसी के साथ ही कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। यानी एक बार फिर कोर्ट ने ताज पर छिड़ी तकरार को खत्म